Hello, aspirants of UGC NET English Literature. Very warm welcome to ANS English Academy. This is Sonia. Friends, in today's video of mine, we will cover 50 most important British literature works appeared frequently in UGC NET English Literature examination. Basically, the focus area of this video, upcoming examination of English literature that will be conducted in December. Of course, next month will be exam, so we have to prepare accordingly. And here I discuss complete list of 50 major works that most important for exam point of view. Now let's start. Number 1, Alice Adventure in Wonderland. That was 1865 publication and written by Lewis Carroll. Now let's talk about facts this particular work of our list. Number 1, so guys, Alice Adventure in Wonderland की अगर मैं बात करूं, then it was written by Lewis Carroll. We have talked about Lewis Carroll, जिनका रियल नाम है चार्ल्स लुडविच डॉक्सन. मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर द रियल नेम. ये इनका बेसिकली स्यूडो नेम है एंड रियल नेम वी हैव चार्ल्स Ludwig Dodson, right? This is the real name of Lewis Carroll, who wrote Alice Adventure in Wonderland. So basically, he was an English writer and of course photographer. Carroll belonged to the Victorian period. This thing you keep in your mind. Basically, जो Victorian period है of English literature, इनका belonging इसी period में. It means he was a active during that Victorian period of English literature. इनफैक्ट अ टाइम जब आप देखते हैं मोरल सीरियसनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस देखने को मिलता है ड्यूरिंग जितना भी विक्टोरियन राइटर्स है अपनी राइटिंग्स में कहीं ना कहीं शो ऑफ करता है एंड एक्सप्लोर करता है टाइप्स ऑफ थिंग एंड फैंटेसी एंड नॉनसेंस आइडियाज़ को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किया गया है ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, सो बेसिकली इनका जो ये वर्क है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल. एक यंग गर्ल होती है, उसकी जर्नी दिखाई गई है स्टोरी के अंदर थ्रू इमेजिनेशन, राइट. तो जिसमें उस गर्ल का नेम होता है एलिस. एज यू कैन सी एलिस एडवेंचर. तो एलिस जो होती है एक क्यूरियस गर्ल होती है. शी फॉल डाउन एंड अ रैबिट होल में गिर जाती है एंड शी एंटर अ स्ट्रेंज वर्ल्ड जिसे वंडरलैंड बोला गया है, राइट. जिस जो आप टाइटल में देख रहे हैं, तो वो बेसिकली एनी हाउ वहाँ पहुँच जाती है वंडरलैंड में, वेयर लॉजिक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. वहाँ पे वो क्या देखती है, शी एक्चुअली मीट्स अब्सर्ड क्रिएचर्स देयर. तो दिस इज द स्टोरी. फॉलो दीज टाइप ऑफ स्टोरी और आप बोल सकते हो जहाँ इमेजिनेशन एंड लॉजिक का बेसिकली जो एक क्रिएटिव थिंग्स दिखाई जाती है और एक ऐसी दुनिया में उसका जाना बच्ची का जो एक एलिस गर्ल है इन द स्टोरी में, जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा है, नॉट इन अ एक्चुअल और इन अ प्रॉपर मैनर, राइट. तो यहाँ पर वो यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन रहता है ना, अथॉरिटी का मिसयूज़ एंड चाइल्डहुड इनोसेंस को सेलिब्रेट करना. तो ओवरऑल मतलब आप देखेंगे इस स्टोरी के अंदर फॉलो किया गया है सिचुएशंस को. सो हियर वी टॉक्ड अबाउट Alice Adventure in Wonderland. Now the next we have Mrs. Dalloway 1925 by Virginia Woolf. So here guys, let's talk about some facts regarding Mrs. Dalloway by Virginia Woolf, published 1925. So basically guys, as we all know, आपके जो Virginia Woolf है associated है modernist period of early 20th century, right? And stream of consciousness, fiction, psychological novel, कहीं ना कहीं एसोसिएशन है आपकी वर्जीनिया वुल्फ के साथ. एंड शी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट्स एज वेल मॉडर्निज्म एंड ब्लूम्सबरी ग्रुप. दीज टू मूवमेंट्स वर एसोसिएटेड विद वर्जीनिया वुल्फ. ठीक है, नंबर 1 वी हैव मॉडर्निज्म एज वेल ब्लूम्सबरी ग्रुप. ठीक है, ब्लूम्सबरी ग्रुप एसोसिएटेड है आपके वर्जीनिया वुल्फ के साथ. अभी शी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स भी हैं मॉडर्निस्ट मूवमेंट के, एज आई टोल्ड यू अबाउट. तो बेसिकली इनका जो ये वर्क है मिसेस डालोवे 1925, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में आपको रिवाइज कराया. अगेन लेट्स रिवाइज. इसमें स्टोरी है वन डे, वन सिंगल डे का स्टोरी है इन द लाइफ ऑफ क्लैरिसा डालोवे. क्लैरिसा जो बेसिकली प्रोटैगनिस्ट है, क्लैरिसा
डैलोवे। ठीक है, तो उसी का सिंगल डे का स्टोरी है। वो एक अपर क्लास की विमन है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर लंदन की बात को और सिचुएशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें। तो ये नॉवल की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है जब जो क्लैरिसा होती है शी प्रिपेयरिंग टू होस्ट अ पार्टी टू नाइट, उसी नाइट उसको पार्टी होस्ट करना है एंड इवनिंग में। तो शी मूव्स थ्रू लंदन एंड शी रिफ्लेक्ट्स हर पास्ट मेमोरीज। अभी वो रिफ्लेक्ट कर रही है अपनी पास्ट मेमोरीज को, अपने लॉस्ट लव को जो इनका पीटर वाल्श के साथ था बेसिकली। अभी उनकी किसी और से शादी हो जाती है। तो द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो ओवरऑल काइंड ऑफ थिंक इसमें आपको देखने मिलेगा। अच्छा, इसी में ना एक और स्टोरी जो है पैरेलल टू हर स्टोरी, एक और स्टोरी रन हो रहा है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर। तो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो एक यंग वार सफरिंग होते हैं, यानी कि वो मेंटली ब्रेक डाउन हो चुके हैं एंड इवेंचुअली वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्टोरी ऑल्सो रन्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर नॉवल। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव नंबर 3, द टाइम मशीन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, द टाइम मशीन दैट वाज 1895 पब्लिकेशन। कीप इन योर माइंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ईच, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट ब्रिटिश लिटरेचर वर्क्स बता रही हूँ इस वीडियो में। H.G. वेल्स ने इसको लिखा है एंड जिन्हें हम फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कॉल करते हैं। वी एक्चुअली कॉल्ड H.G. वेल्स फादर ऑफ साइंस फिक्शन, फादर ऑफ साइंस फिक्शन, राइट। सो वी कॉल्ड H.G. वेल्स एंड इनका जो ये वर्क है द टाइम मशीन, इट वाज 1895 पब्लिकेशन। इंपॉर्टेंट है एंड आपके जो H.G. वेल्स है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ मॉडर्न साइंस फिक्शन के कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज ही यूज्ड इमेजिनेटिव साइंटिफिक आइडियाज, टाइम ट्रेवल टाइप्स ऑफ थिंक आपको देखने मिलेगी इनके वर्क्स में। एंड इनके ना अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम मशीन वी हैव अनदर वर्क लाइक मेंशन है ऑलरेडी नंबर 4, द वार्स ऑफ द वर्ल्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस द इनविजिबल मैन एंड द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियू, द फर्स्ट मैन इन द मून। ये इनके सभी 5 मेजर वर्क इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपने देखना है इन क्रोनोलॉजी मैनर बिकॉज H.G. वेल्स से भी आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जामिनेशन में। नाउ लेट्स फोकस द टाइम मशीन विच मैंशन इन आर लिस्ट। सो बेसिकली इनका एक साइंस फिक्शन नॉवल है जिसमें एक्सप्लोर किया है कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवल। तो बेसिकली इसमें जिस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है इट इज़ टाइम ट्रैवल। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं, सो कीप इन योर माइंड। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द मेन कैरेक्टर इसमें आप देखेंगे किस तरीके से ओनली एज द टाइम ट्रैवलर है वो, और इन्वेंट कर रहा है एक मशीन को जो एलो करती है हिम टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन टाइम। मतलब एक ऐसी मशीन बनाता है जिसमें वो इजीली एलो किया जाता है, जिसमें टाइम को मूव कर सकता है फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट। सो देयर इज नो जस्ट नीड टू summarize the story, only facts you must keep in your mind because it asked in your examination. Now the next we have the Wars of the Worlds 1898 by H.G. Wells. तो फ्रेंड्स एज आई मैंशन यू बिफोर कि जो बेसिकली H.G. वेल्स हैं ही इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल इन एवेलुएशन। तो बेसिकली ना ही यूज्ड फिक्शंस टू एक्सप्लोर सोशल इश्यूज। अभी सोशल इश्यूज, ह्यूमन सर्वाइवल एंड मोरल क्वेश्चंस पर ये कोई ना कोई फिक्शन मतलब यूज़ करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सेम मैनर यू गाइस कैन सी द वार ऑफ द वर्ल्ड, इनका जो वर्क है 1898 पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ दिस वर्क देन यू कैन सी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज अ पावरफुल एम्पायर, वी ऑल नो अबाउट इट। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो था बहुत ग्रेट लेवल पर प्राउडली प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन जो वेल्स थे ही रिवर्स्ड दिस सुप्रियोरिटी और उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि व्हाट हैपन इफ इंग्लैंड इटसेल्फ वर इन्वेडेड। क्या होगा अगर बेसिकली ये जो इंग्लैंड है इटसेल्फ इसको इन्वाइट कर दिया जाएगा किसी के थ्रू। तो बेसिकली ये जो इनका मतलब एक इमेजिनेशन था, एक जो इनका क्रिएचर्स था ऑफ फ्रॉम मार्स एंड तो यू गाइस कैन सी कि इट जस्ट मोटिवेट हिम टू जस्ट राइट काइंड ऑफ वर्क्स। तो ये उसी का इनका प्रेजेंटेशन है बिकॉज ऑफ दैट क्रिएटिविटी ऑफ H.G. वेल्स, द वार ऑफ द वर्ल्ड्स। इसे आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ओनली यू मस्ट नो द टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एज वेल द ऑथर इटसेल्फ। ओके, अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। अभी हम लोग बात करने वाले जेम्स जॉयस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो आपके जेम्स जॉयस हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वन ऑफ द आयरिश
नेशनैलिटी से बिलोंगिंग है इनका, मॉडर्न एज एसोसिएशन है, मॉडर्निस्ट मूवमेंट इनके साथ एसोसिएशन है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर लॉट्स ऑफ वर्क रिटन बाय जेम्स जॉयस दैट यू हैव टू प्रिपेयर, लाइक डब्लिनर्स हो गया एंड यूलिसिस हो गया, फिनेगन्स वेक हो गया. होप यू गाइज कैन विजिट इन दिस लिस्ट ऑफ माइन, क्योंकि इनके सभी वर्क से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मिलता है. मॉडर्न एज एंड मॉडर्निस्ट मूवमेंट एसोसिएशन है आपके जॉयस का, एंड जॉयस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट में से एक है. एंड ऑफ कोर्स ही एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद वर्जीनिया वुल्फ. एंड ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है. अभी लेट्स टॉक अबाउट इनका जो ये वर्क यहाँ पे मेंशन है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज अ यंग मैन. ये इनका एक बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है. बिल्डिंग्स रोमन मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, बिल्डिंग्स रोमन. आप देखेंगे कि ये जो टाइप ऑफ नॉवेल्स होती है इसमें ना ग्रोथ दिखाई जाती है ऑफ प्रोटैगनिस्ट की फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, तो उसी को हम बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल्स बोलते हैं. और ओवरऑल इसमें मोरल ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखाया जाता है. और इसका जो सेटिंग है इट वॉज आयरलैंड, इसका सेटिंग आयरलैंड में रखा गया है. एंड ये जो नॉवल है ना ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है आयरलैंड की सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एटमॉस्फेयर को in the 19th and the early 20th century around I'm talking about. So here you see कि जो इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है स्टीफन डेडलस. आई एम राइटिंग हियर क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है. स्टीफन डेडलस, डेडलस करके इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है. सो यू कीप इन योर माइंड, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी दिया है रिगार्डिंग दिस वॉक, यू प्लीज जस्ट रिवाइज दैम. ओके, अभी नाउ लेट्स मूव ऑन. डब्लिनर अगेन बाय जेम्स जॉयस, published in the year 1914. So let's talk about Dubliners 1914 by James Joyce. Guys, I feel very great whenever I just explaining you facts about each work. अगर आप सभी वर्क्स का इतना कोर आइडिया अपने माइंड में सस्टेन करते हैं एंड यू गो फॉर योर एग्जामिनेशन, देन यू इजीली आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के थ्रू दिए जाएंगे. बट यू नीड टू सस्टेन नॉलेज, एटलीस्ट इतना नॉलेज हर वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए. नॉट एवरी वर्क यू गाइज कैन कवर, ओनली मेजर एंड टू द पॉइंट वर्क आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी ये जो मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे ब्रिटिश लिटरेचर के वर्क्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, दीज आर रियली मोस्ट रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. यू स्टडी अलॉट बट यू मस्ट इंक्लूड इन योर स्टडी दीज ऑल थिंग्स दैट आई मैंशन विद यू ऑल, क्योंकि ये सभी टू द पॉइंट है एंड ऑफकोर्स एग्जामिनेशन में रिपीटेड एंड फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एंड इफ you want to get this complete PDF of mine, so you have to join the membership of my channel, from where you guys can easiest manner में get कर सकते हैं एंड अपने ऑन से whenever you think so आप उनको रिवाइज कर सकते हैं. आपको सिर्फ 3 थिंग्स हमेशा अपने माइंड में सस्टेन करना है. सी द वर्क itself, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द ऑथर. ये 3 चीज़ें आपके माइंड में. एंड 4th अगर आप सस्टेन करते हैं इनमें से जितने भी वर्क में अगैन एंड अगैन आपको मेरी वीडियोस में जब रिपीट होते हैं मैं अगेन उसको एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाई? बिकॉज जिससे कि आप लोग उन सभी जो कोर आइडिया है आपकी पर्टिकुलर वर्क का उसको अपने माइंड में सस्टेन रखें, क्योंकि इट गिव्स यू क्लैरिटी टू सॉल्व conceptual question in your examination, right? Abhi next talk about the Dubliners. We all know Dubliners' most famous work by James Joyce that was published 1914. Now what exactly in this work? तो आप देखेंगे ये बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो ये इनका डब्लिनर्स है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरी, राइट? ये क्या है इनका कलेक्शन. अब ये इन्फॉर्मेशन को अपने पास गैदर करके रखना, दिस इज़ रियली अ ग्रेट थिंग. ओके, कितनी शॉर्ट स्टोरी है इसमें? 15 शॉर्ट स्टोरीज आपको इसमें देखने मिल जाएंगी. कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट इज़ बाय जेम्स जॉयस. एंड इसमें ना इन्होंने बेसिकली पोर्ट्रे किया है पैरालिस ऑफ लाइफ. जो पैरालिस लाइफ है डबलिन का, तो उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया है इन शॉर्ट स्टोरीज में, जहाँ पर जो आपके जॉयस हैं, जो जेम्स जॉयस हैं, वांटेड टू शो द मोरल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल जो पैरालाइजेस हुआ है इंग्लिश मिडिल क्लास का ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया. पैरालाइज से मतलब किसी फिजिकल नहीं है, ही जस्ट टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअली, मोरली, पॉलिटिकली जो एक माइंड इंसान का पैरालाइज हो गया था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग मतलब इरिश का जो मिडिल क्लास का जो एक बेसिकली पॉपुलेशन है, तो उनको इन्होंने यहाँ पे फोकस किया. और इनका मानना है कि टू रिप्रेजेंट दिस इम्पॉर्टेंट पोर्ट्रे
कहीं ना कहीं ये ट्रुथ को रिवील कर सकते हैं एंड ही मस्ट शो द ट्रुथ कंडीशन टू its audience. So this is the purpose to write this important collection of short stories in which you get 15 short stories and important hai. Now let's talk about the next one. Again we have most important and repeated work number 7, Brave New World. So basically friends, it was 1932 publication. Aldous Huxley, one of most important modern and early postmodern era से association आपके Aldous Huxley का and ये basically associated है साइंस फाई, यानी कि साइंस फाई यानी कि साइन फाई बोलते हैं, साइंस फिक्शन से इनका एसोसिएशन आपके अल्डस हक्सले का एंड डेस्टोपियन फिक्शन सटायर टाइप्स ऑफ वर्क ये लिखते हैं लाइक पेंट काउंटर पॉइंट हो गया, ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है यहाँ पे, आईलेस इन गैज हो गया एंड द डोर्स ऑफ परसेप्शंस, क्रोम येलो. देयर आर सम मेजर वर्क्स रिटन बाय Aldous Huxley that you need to prepare. Okay, only title itself you must know. तो as I told you, जो आपके Aldous Huxley है वो अ फिलोसोफर है, नॉवलिस्ट है एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड है इन साइंस फिक्शन एज आई टोल्ड अबाउट दी H.G. वेल्स. ओके, एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन के बारे में बात करते हैं सिविलाइजेशन की अपनी राइटिंग्स में. और इनका जो ये वर्क है ना ब्रेव न्यू वर्ल्ड, सी ये इनका मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो एक सोसाइटी है उसमें जो रैपिडली चेंजेस आ रहे थे उसको कहीं ना कहीं मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, साइंस की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसी को फोकस किया गया है, उसी को टारगेट किया गया है. सो हियर यू सी जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है इसमें इमेजिन किया गया है फ्यूचर वर्ल्ड को. तो यहाँ पर बेसिकली फ्यूचर वर्ल्ड को इमेजिन करके स्टोरी को इमेजिन किया गया, एक स्टोरी इमेजिन किया गया जिसमें ये देख रहे हैं कि जो पीपल है ना आर आर्टिफिशियली क्रिएट किए जा रहे हैं और उनको कंट्रोल किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, राइट. और इसी पर बेस्ड ऑन मतलब वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, कोई इंडिविजुअलिटी है, कोई इमोशंस नहीं है. एक ऐसे वर्ल्ड की बात ये कर रहे हैं इसके अंदर, एक ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जिसको इन्होंने अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट किया है, राइट. सो होप यू अंडरस्टैंड ये जो नॉवल है फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रही है. इसकी सेटिंग फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड रखा गया है. सो देयर इज़ नो मतलब थिंक यू मस्ट टू नो. हाँ, अगर आप इसके मेन कैरेक्टर्स ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जामिनेशन में मिला है. तो जैसे कि बर्नार्ड मैक्स इसमें होता है, एक लेनिना क्रॉन होती है, एक जॉन होता है इसमें. सो जस्ट कीप इन योर माइंड द नेम ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव आफ्टर ब्रेव न्यू वर्ल्ड ईमा. तो बेसिकली फ्रेंड्स नंबर 8 वी हैव ईमा. दिस इज़ बाय जैन ऑस्टन, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ऑथर हैं. रोमांटिक एज से इनका बेसिकली एसोसिएशन है एंड सोशल कॉमेडी और रियलिस्टिक फिक्शन ऑफ मैनर है इनका ये जो बेसिकली ईमा है. तो आप देखेंगे कि ये जो इनका बेसिकली वर्क है इट वाज पब्लिश, मैंने यहाँ सॉरी मेंशन नहीं किया, 1815 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन दस वर्क ईमा. एंड आप देखेंगे कि जो ऑस्टन है ना ये कहीं ना कहीं फोकस करती है डोमेस्टिक लाइफ, मैरिज एंड मोरालिटी और द पोजीशन ऑफ वुमेन अपनी राइटिंग्स में. जो भी ड्यूरिंग 18th और 19th सेंचुरी का इंग्लिश सोसाइटी था उसके रिगार्डिंग इनकी राइटिंग्स रहता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जैन ऑस्टिन के सभी 6 नंबर्स ऑफ जो इनके वर्क्स हैं लाइक सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, ईमा, नॉर्दंगर अबे एंड परजुएशन, ये सभी आपको देख के जाना है. यू नेवर नो, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है फ्रॉम द जैन ऑस्टन ऑल्सो. ओके, अभी लेट्स टॉक अबाउट इनका जो बेसिकली ये वाला जो वर्क है जो मेंशन है यहाँ पर. तो इसमें आप देखेंगे इस नॉवल में इमोशनल एंड मोरल ग्रोथ को कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ ईमा वुडहाउस. जो बेसिकली जैसा कि टाइटल है ईमा वुडहाउस, मैं इनका कंप्लीट नेम लिख देती हूँ. जो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है वुडहाउस, दिस इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो एक रिच और इंटेलिजेंट सेल्फ सेटिस्फाइड यंग वेमन होती है. और ये ना बड़ा इंजॉय फील करती है एंड शी फील प्राउड कि इसको ऐसा लगता है शी इज़ परफेक्ट टू मैच मेकिंग फॉर अदर्स, राइट. येट मिसअंडरस्टैंड्स हर ओन हर्ट, क्योंकि इसको ये गलत फहमी है, इसको ये मिसकंसेप्शन है कि आई एम द परफेक्ट वन. लेकिन शी इज़ नॉट एक्चुअली इन अ ग्रेट मैनर में ये मैच मेकिंग नहीं कर पाती. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इट. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर क्योंकि आई नो यू ऑल नो अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस. सो ओवरऑल इसमें जो कैरेक्टर्स हैं एंड जो कपल्स बाद में इसमें पर्टिकुलरली जिन कपल्स का मोर देन वन है बात की गई है, आपने उन सभी कपल्स को अपने माइंड में सस्टेन करके रखना है. ओके, अभी भी नेक्स्ट मूव ऑन. नंबर 9 वी हैव फिनिगन्स वेक. दिस इज 1939 अगेन बाय जैम जॉयस वर्क. लेट्स टॉक अबाउट. सॉरी गाइज, अभी लाइट चला गया था तो
चलो टचवुड आ गया वापस से। तो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट फिनेगन्स वेग 1939 पब्लिकेशन बाय जेम्स जॉयस। अभी लेट्स टॉक अबाउट जेम्स जॉयस जो आपके इरिश नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, मॉडर्निस्ट पीरियड से इनका बिलोंगिंग है, एक्टिव थे ये ड्यूरिंग दैट पीरियड। अभी जो इनका ये वर्क है that is I'm talking about 1939 publication. This is actually experimental modernist fiction है इनका, जिसमें आपको देखने मिलेगा 17 years to complete this novel book। जो बेसिकली है, इस नॉवल में इनको कंप्लीट करने में 17 ईयर्स लगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 17 ईयर्स इट टेक टू कंप्लीट। अभी जॉयस रॉट इट आफ्टर यूलिसिस, इन्होंने आफ्टर यूलिसिस लिखा था क्योंकि ये चाहते थे टू गो इवन डीपर इनटू द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन माइंड। दैट्स व्हाई ही टुक अ लॉट टाइम टू कंप्लीट दिस इम्पॉर्टेंट वर्क। और इसका जो बेसिकली ये वर्क है, जो आपके जेम्स जॉयस का वर्क है, इट इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बुक्स में से एक कंसिडर किया जाता है, इवन एवर ही रिटन। तो यूजिंग इन्होंने बेसिकली इस पर्टिकुलर बुक में क्या इन्वेंटेड वर्ड्स, ड्रीम मिल्क लॉजिक एंड ऑफ कोर्स साइक्लिकल टाइम को इन्होंने इसमें मेंशन किया है। तो इसमें बेसिकली ड्रीम्स एंड सबकॉन्शियस माइंड ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात किया गया है, जिसमें इन्होंने अपना बिलीफ एक्सप्लोर किया है कि जो लाइफ है वो इटसेल्फ एक सर्क्यूलर है, लाइक अ साइकिल ऑफ बर्थ, फॉल, डेथ एंड दोबारा से रीबर्थ। तो ये क्या है, इट इज़ अ सर्क्यूलर, राइट। तो ये जो नॉवल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रीम दैट कीप्स लूपिंग, यानी कि द एंडिंग कॉन्टेस्ट बैक टू द बिगनिंग। जब आप कभी एंड जाते हो तो एंड के बाद फिर से आपका बिगनिंग होता है, तो कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट इट। सो हियर इज आई हैव मेंशन यू व्हाट एग्जैक्टली द कोर आइडिया ऑफ दिस वर्क बाय जेम्स जॉयस एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जो चीज़ें आपने अपने माइंड में सस्टेन रखना है, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 10, Vanity Fair, one of most important masterpiece by William Makepeace Thackeray, 1847 publication, and many times have been asked in your UGC NET English literature examination and of course other competitive examination of literature. तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो विलियम मैकपीस थाकरे हैं आपके, विक्टोरियन एज से इनका एसोसिएशन है। तो आज का जो मेरा बेसिकली वीडियो है, इस वीडियो में मैंने फोकस जो बेसिकली 50 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश आपको लिटरेचर के वर्क्स यहाँ पे मेंशन किए। इसमें मोस्ट ऑफ द वर्क्स आपको विक्टोरियन एज वेल मॉडर्न एज के मिल जाएंगे। सो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न एंड विक्टोरियन एज कवर किया है, और ये वो सभी वर्क्स हैं दैट अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन। और आपको पता भी होना चाहिए एज यू गाइज आर एस्पिरेंट्स ऑफ लिटरेचर, कि जो आपका एग्जामिनेशन है वहाँ से ब्रिटिश लिटरेचर का जो बेसिकली रोमांटिक एंड आपका विक्टोरियन एंड मॉडर्न, ये तीनों ही एज आर रियली सिग्निफिकेंस टू कवर। अगर आप इन्हें प्रॉपर मैनर में कवर कर लेते हैं, इट मीन्स यू हैव डन अ लॉट, इनफैक्ट अ बिग पार्ट ऑफ योर सिलेबस, from British literature I'm talking about. Now let's come back and talk about this important work, Vanity Fair, which was by William Makepeace Thackeray. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इनके और भी अदर वर्क्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो जैसे कि आपको पता है कि मैकपीस थाकरे ऑफकोर्स कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं चार्ल्स डिकेंस के। चार्ल्स डिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके कुछ वर्क्स में शायद से लेकर आई हूँ आज की वीडियो में भी। तो बेसिकली रियलिस्टिक नॉवल है इनका ये, सटायरिकल नॉवल, रियलिस्टिक एंड सटायरिकल नॉवल है इनका ये वैनिटी फेयर, जिसे इन्होंने 19th सेंचुरी इंग्लैंड, यानी कि जो बेसिकली ड्यूरिंग दैट पीरियड कहीं ना कहीं इसको सेटिंग किया है। एंड विक्टोरियन एज सोसाइटी को यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है कि वो किस तरीके से द सोसाइटी बिकम मटेरियलिस्टिक एंड स्टेटस कॉन्शियस, मतलब स्टेटस एंड मटेरियलिस्टिक कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थाकरे ने ना इस पर्टिकुलर वीडियो में यही शो किया है कि जो पीपल है किस तरीके से चैस कर रहे हैं वेल्थ को, ब्यूटी को एंड ऑफ कोर्स सोशल पोजिशन को, और जिसके कारण because of that particular race they are just going to lose the real moral of their life। जो रियल मोरल वैल्यूज़ हैं ऑफ लाइफ की, उसको वो कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट चेजिंग। ओके, तो इसी पर्टिकुलर बेस ऑन इन्होंने इस पर्टिकुलर अपनी नॉवल को रिप्रेजेंट किया है, वैनिटी फेयर को। और मैं आपको बता दूं, इसका जो टाइटल है वैनिटी फेयर, एज यू कैन सी हियर मेंशन है, दिस टाइटल केम फ्रॉम, कहाँ से आया ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, जॉन बनियन का इंपॉर्टेंट वर्क द पिलग्रिम प्रोग्रेस
प्रोग्रेस, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन में आप मीन्स यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जामिनेशन में, वेयर वैनिटी फेयर इज अ मार्क्ड ऑफ वर्ल्ड टेम्पटेशन, इसी तरीके से यहाँ पे सिम्बोलाइज गया है मोरल करप्शन, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो यहाँ ना आपको मेन कैरेक्टर बेकी शार्प एंड अमेलिया शैडली मिल जाएंगी, जिनके पर्सपेक्टिव से अगर आप इस नॉवल को स्टडी करेंगे यू अंडरस्टैंड कंप्लीट स्टोरी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हीं से सर्कुलेट हो रही है, इन्हीं के अराउंड, इन्हीं के आसपास जो इनके रिलेशनशिप है, इनके हस्बैंड हो गए, इनकी फैमिली हो गई, इनके भी किड्स हो गए, तो ओवरऑल आपने पूरी नॉवल अंडरस्टूड हो जाएगा। और ये जो दो फीमेल है ना यहाँ पर, बेकी शार्प एंड अमेलिया सैडली, मैं लिख देती हूँ इनका नाम बेकी, बेकी एंड नेक्स्ट वन वी हैव अमेलिया। तो आप देखेंगे कि ये बोथ दी फीमेल जो है कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब बोथ दी गाइज आर डिफरेंट टू ईच अदर। अगर एक बहुत ज़्यादा ग्रीडी है तो दूसरी बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब कि एक जो इंसान होता है ना, जो बहुत ही प्रॉपरली, जिसको वेल्थ और मटेरियलिज्म जितना भी ये चीज़ें होती हैं इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब जेंटल आप बोल सकते हो नेव एंड इमोशनल टाइप ऑफ एमिलिया होती है। अदरवाइज आपकी जो बैकी होती है ये बहुत ज़्यादा क्लेवर, एम्बिशियस एंड मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो यू हैव टू जस्ट स्टडी दिस कंप्लीट वैनिटी फेयर। अभी नेक्स्ट मूव ऑन नंबर 11, द हॉलो लैंड। इट वॉज बाय विलियम मॉरिस, पब्लिश्ड 1856। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो आपके विलियम मॉरिस हैं इनका एसोसिएशन भी आपके विक्टोरियन एज से है ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, एंड ये पोइट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, ऑफ कोर्स डिज़ाइनर एंड सोशलिस्ट थिंकर भी कंसिडर किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट द हॉलोलैंड, ही हैज़ मेजर वर्क्स टू जस्ट रिवाइज यू ऑल फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो लेट्स टॉक अबाउट जो इनका ये हॉलोलैंड है 1856, ये क्या है। तो इट इज़ अ मेडिवल रोमांस एज वेल द फैंटेसी, right? What exactly it is? It is a medieval romance as well fantasy, okay? एक प्रोस रोमांस है आप मान के चलिए, एंड इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द विक्टोरियन फॉसिनेशन विद यू नो मतलब जब राइटर्स लाइक मोरिस एंड टेनिसन कहीं ना कहीं रिवाइव कर रहे थे शिवलरिक टेल्स को एंड अर्दरियन रोमांस को, तो इट वाज एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड ये जो स्टोरी है ना, इसमें एटर्नल लव के बारे में बताया गया, क्वेस्ट के बारे में बताया गया, स्पिरिचुअल रिडेप्शंस के बारे में बात किया गया है, क्योंकि इसमें ना एक नाइट की जर्नी दिखाई गई है विच इज़ फुल ऑफ सॉरो, वेटिंग एंड टाइमलेस वॉन्डरिंग, राइट। तो वो किस तरीके से अपनी बिलव्ड को सर्च कर रहा है। तो दिस इज़ द स्टोरी जिसमें आपको सर विलियम करके मिल जाएगा, जो बेसिकली नाइट है, हीरो ऑफ द स्टोरी का है, राइट। एंड उसमें आपको उसकी जो बिलव्ड होती है उसका नाम होता है लेडी एलिस, राइट। तो इनका जो लव है प्योर है लेकिन ट्रैजिक है। सो अबाउट दिस आपको स्टोरी मिल जाएगा द हॉलोलैंड। हियर वी टॉक्ड अबाउट नंबर 11 इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश लिटरेचर वर्क्स जो आपके फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड। सो गाइस नंबर 12 वी हैव द रेनबो बाय D.H. लॉरेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1915 पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क, और आपके D.H. लॉरेंस का एसोसिएशन मॉडर्न एज से है, राइट। मॉडर्न एज से एसोसिएशन है एंड अर्ली 20th सेंचुरी बेसिकली। और इनके जो स्टाइल है ऑफ राइटिंग यू कैन सी साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड सिम्बॉलिज्म एंड मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशंस आपको देखने मिल जाएगा इनके वर्क्स में। कहीं ना कहीं ये ना ह्यूमन के रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बॉडी एंड माइंड, इन टाइप्स और फोकस एरिया को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं अपनी राइटिंग्स में, ठीक है। अभी इनका जो ये वर्क है 1915 इम्पॉर्टेंट है। ये जो नॉवल है इसमें ना मतलब इनका जो नॉवल था बेसिकली ये वाला द रेनबो, इन विच यू गाइज कैन गेट दैट जो बेसिकली 3 जनरेशन। तो ये जो नॉवल है इसको मतलब सिंबल या फिर सिम्बॉलिकली कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल एंड सिम्बॉलिक नॉवल कंसिडर किया जाता है। एंड इसमें 3 जनरेशन, राइट, थ्रो 3 जनरेशन का जो एक वुमेन रिलेशनशिप रहा है, सेक्सुअल फ्रीडम रहा है, आइडेंटिटी रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके उसी को एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें आपको उर्सुला ब्रैंगवन मिल जाएंगी, राइट, जो एक कहीं ना कहीं आइडियलाइज कर रही हैं, आइडियल है एक मॉडर्न वेमन का। तो किस तरीके से दिस इज़ द नॉवल विच कहीं ना कहीं शोज अप टाइप्स ऑफ थीम, बिकॉज ऑफ दैट इसको बैन भी कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखना है। एंड द थिंक यू मस्ट कीप इन योर माइंड, ये जो है बेसिकली इनका जो रेनबो है
इनका जो वर्क है वुमेन इन लव, आपके D.H. लॉरेंस का, जो 1920 में पब्लिश हुआ था, बेसिकली द सीक्वल है द रेनबो का। तो रेनबो जो है इनका, इसी का सीक्वल है ये वुमेन इन लव। आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट नंबर 13 वी हैव इन मेमोरियम। इन मेमोरियम 1850 पब्लिकेशन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसका जो कंप्लीट टाइटल है आफ्टर इन मेमोरियम, AHH मीन्स अर्दर हेनरी हेलम। सो बेसिकली अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का 1850 में इट वॉज लॉन्ग एलिजी, इट वॉज लॉन्ग एलिजी है, राइट, और यू गाइस कैन से फिलोसफिकल पोएम है विच वॉज रिटन डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड अर्दर हेनरी हेलम। जब इनके क्लोज फ्रेंड अर्दर, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, अर्दर हेनरी हेलम, जब इनके क्लोज फ्रेंड इनका डेथ हो जाता है, तो बेसिकली इट वॉज रिटन ऑन दैट बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर आपको लॉन्ग पोयम में, जो लॉन्ग इनका एलेजी है, इसमें आपको 133 शॉर्ट लिरिक सेक्शंस मिल जाएंगे। 133 आपको लिरिक सेक्शंस मिल जाएंगे। यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड इन दिस लॉन्ग एलिजिक। विक्टोरियन एज से एसोसिएशन है आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड सेम ईयर इट वॉज रिटन जब आपके जो टेनिसन है बिकम पोएट लॉरिएट, राइट। 1850 में पोएट लॉरिएट नहीं बने थे, और 850 आपका ईयर भी है जब विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हो जाता है। तो आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ आपके पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बने थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एंड आई होप सो कि आपको पता होगा ऑलरेडी अबाउट दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो कुछ लाइंस हैं इसमें आपको जो मेमोराइज करनी है, और यू हैव टू सस्टेन इन योर माइंड, लाइक इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट than never to have loved at all, right? This asked in examination of your 18th जून को, जो 224 में आपका UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन हुआ था। डायरेक्ट आपको लाइन पूछा गया था, दिस फेमस लाइन फ्रॉम इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, राइट। तो देखिए इसी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर मैं कोर आइडिया की बात करूँ कि बेसिकली जो इन मेमोरियम है, ये तो मैंने आपको फैक्ट्स यहाँ पे सजेस्ट कर दिए। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ पोएम ऑफ जिसमें ये मौन कर रहे हैं, इट इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम ग्रीफ टू फेथ। किस तरीके से इंसान एक जब दुखी हो जाता है, जब उसकी जर्नी जाती है बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट व्हेन हैपन इन द लाइफ ऑफ एनीवन, राइट। तो बेसिकली एक स्पिरिचुअल जर्नी को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेस किया है, किस तरीके से वो ग्रीफ से लेके फेथ तक जा रही है, राइट। तो टेनिसन ने यहाँ पे बिगिन किया था विद डीप सोरो एज द लॉस ऑफ हिज बिलव्ड फ्रेंड अर्दर हेलम, बट ग्रेजुअली ही मूव्स टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन विल, right? At last he understand what exactly the meaning of divine will in this poem. So you see इनका complete journey, spiritual journey दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं एक दुख से start हो रही है, और it ends with satisfaction, right? In fact आप बोल सकते हो knowledge of truth, right? So this is the exactly core idea of this important work by Tennyson, और एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है, राइट। तो ये बेस्ड ऑन है आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग पावर ऑफ फेथ एंड लव, राइट। नाउ द नेक्स्ट वी हैव Men and Women 1855 by Robert Browning. So basically friends, Men and Women, this is by Robert Browning poetry collection. ये इनका पोएट्री कलेक्शन है जिसमें इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स इंक्लूडेड हैं, राइट। तो पोएट्री कलेक्शन इट इज़ 1855, विक्टोरियन एज से एसोसिएशन है आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग का। इनफैक्ट ही मास्टर भी हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। सो ओवरऑल 1855 एंड नंबर ऑफ पोएम्स आपको इसमें मिल जाएंगी 51 आपको ओवरऑल पोएम्स मिल जाएंगी दैट वर इंक्लूडेड इन दिस कलेक्शन, द नेम मैन एंड वुमेन, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड जिसमें बेस्ड ऑन या उनको इन्होंने कहीं ना कहीं डेडिकेट किया है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को, जो बेसिकली इनकी वाइफ होती है, एज वेल फेलो पोइट भी हैं। इनको एलिजाबेथ जो बैरेट ब्राउनिंग है, इनके भी कुछ वर्क्स मैंने इंक्लूड किए हैं, आई विल शो यू इन दिस लिस्ट। सो बेसिकली
विक्टोरियन एज से आपका एसोसिएशन है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, एंड इनका जो ये कलेक्शन है मैन एंड वुमेन, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्राउनिंग ने यहाँ पे डिफरेंट वॉइसेस ऑफ मैन एंड वुमेन एक्सप्रेस किया है, उनके थॉट्स को, उनकी इमोशंस को, उनके बिलीव्स को, उनके रिलेशनशिप को अपने इस पर्टिकुलर कलेक्शन में। तो पोएम्स जो इसमें बेसिकली एक्सप्लोर की गई हैं बेस्ड ऑन ए स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डिफरेंसेस उसके अंदर दिखाए गए हैं, एंड होप यू अंडरस्टैंड हियर। और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है कि वो कौन सी इनकी बेसिकली पोएम्स हैं, जो 51 में कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो हम बेसिकली बात करते हैं, तो कलेक्शन से एसोसिएट करके कई बार आपको क्वेश्चन पुट होता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव द बैटल ऑफ मराठा। Elizabeth Barrett Browning, the wife of Robert Browning. Now let's talk about this important poem. So friends, ये इनका बेसिकली epic poem है। epic, ये P है friends, epic poem, right? This is by Elizabeth Barrett Browning, जो वाइफ है आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग की। epic poem it is and based on historical epic, जिसका publication 1820, I'm writing here 1820, sorry I hadn't mentioned here. So when she was only 14 years old, she wrote this important masterpiece of her, The Battle of Maratho, जिसमें आपको देखने मिलेगा इसके अंदर बेसिकली 4 बुक्स में डिवाइडेड है। जो नैरेटिव्स है इनका, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करके रखना है अपने पास। और इस पोएम में ना रिटेल किया गया, मतलब वापस से इसमें रिटेल किया गया है द बैटल ऑफ मराठा, ठीक है, द हिस्टोरिक बैटल बिटवीन ग्रीक्स एंड पर्सियंस, राइट। सो दिस इज अबाउट, एंड हियर आई मैंशन द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को बताने थे आपको फैक्ट्स, इनफैक्ट यू मस्ट नो अबाउट। सो ओवरऑल आपने ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी लेट्स मूव ऑन नंबर 16, द स्कॉलर जिप्सी। So finally 1853 publication and it was written by Matthew Arnold. मैथ्यू आर्नल्ड का ये पेस्टोरल एलिजी है, लिरिक पोएम है बेसिकली, पेस्टोरल एलिजी एंड ऑफ कोर्स लिरिक पोएम है, जो बेसिकली मतलब जिसका सेटिंग आप मान के चलिए कंट्री साइड रखा गया है नियर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। ओके, और इस स्टोरी में आप देखेंगे जो इनका बेसिकली ये वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का। अच्छा, मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं ये विक्टोरियन पीरियड से एसोसिएटेड हैं आपके लिटरेचर में, एंड पोइट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, सोशल थिंकर भी हैं, और इनके अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और भी वर्क्स मिल जाएंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट दिस पोएम। तो इस पोएम में ना आपको एक यंग स्कॉलर, एक यंग ऑक्सफोर्ड स्कॉलर होता है, उसकी स्टोरी देखने मिल जाएगी, हु लीव्स हिज एकेडमी लाइफ। वो अपनी एकेडमिक लाइफ में है अभी ड्यूरिंग दैट, जो यहाँ पर बेसिकली मेंशन किया है स्टोरी में। तो वो जो लाइफ है उसकी, ही जॉइन अ ग्रुप ऑफ जिप्सीज, उसने जिप्सीज का ग्रुप ज्वाइन किया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो जिप्सी होते हैं उन्हें हम किन को बेसिकली वी कॉल्ड इट, तो बेसिकली फ्रेंड जो वॉन्डरिंग ट्राइब्स होती हैं, मतलब दोज नॉट आप बोल सकते हो एक जगह ना रहकर वो इधर उधर, मतलब दे वॉन्डर ऑलवेज, तो वॉन्डरिंग ट्राइब्स को ही जिप्सी बोला जाता है। मतलब दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेदर देन सिटिंग परमानेंटली इज़ वन लोकेशन। तो इनका कोई अपना एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता। तो बेसिकली ये जो जिप्सी, उन्हीं को यहाँ पर मतलब बोला गया है। तो उसी ग्रुप में जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो स्टोरी में आपका जो एक स्कॉलर है वो ज्वाइन कर लेता है जिप्सी का ग्रुप, एंड ही लर्न देयर सीक्रेट्स, विजडम एंड द वे ऑफ लाइफ। अभी वो सारी चीज़ें सीखता है कि इनका जो जिप्सी की लाइफ है एक्चुअल में वो कैसे लीड करते हैं, किस तरीके से दे लिव देयर लाइफ। तो आर्नोल्ड यहाँ इस स्टोरी में यूज़ करते हैं सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड ऑफ कोर्स पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल आइडियलिज्म हियर, ठीक है, किस तरीके से समथिंग लॉस्ट इन द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी को वापस लाना चाह रहे हैं इस अपने मेजर वर्क्स के थ्रू आपके मैथ्यू आर्नल्ड, जो ओवरऑल ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ लिटरेचर कहीं ना कहीं लॉस हो चुका है एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं खो गया है, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब आप बोलते हो सीरियसनेस को एक्सप्लोर किया है। तो इट्स अ वेरी गुड पोएम। अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो यू सी हाउ इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड स्पिरिचुअल एंड मेटाफोर थिंग्स ही यूज्ड इन दिस। ओके, स्पेंसरियन स्टैंजाज में इट वॉज रिटन, एंड इसका जो काम बहुत मूड में इसको लिखा गया है, मतलब काम एंड मेडिटेटिव मॉर्नफुल तरीके से इट वॉज जस्ट रिप्रेजेंट। सो ओवरऑल स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नल्ड का बिलीव जो है एक मॉडर्न लाइफ को लेके कहीं ना कहीं उससे शो ऑफ करा, एज आई टोल्ड यू।
तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना है. अभी नेक्स्ट मूव ऑन. सौरभ एंड रुस्तम. दिस रिसेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर बाय मैथ्यू आर्नल्ड. तो बेसिकली ये इनका नैरेटिव पोयम है. नैरेटिव पोयम इट इज़ बाय मैथ्यू आर्नल्ड. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ब्लैंक वर्ड्स यूज्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर नैरेटिव पोयम. जो इनका ये एपिक नैरेटिव पोयम है, इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स ऑल्सो. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं फैक्ट्स आपसे. ओके, तो इसमें ना एक ट्रेजिक स्टोरी को बेसिकली मतलब फॉलो किया गया है. तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी जो आपके विक्टोरियन पॉइंट ने मेंशन किया है अपने इस इंपॉर्टेंट पोएम में. तो ये पोएम जो है इनका बेसिकली फादर एंड सन यानी कि रुस्तम एंड सौरभ के बारे में बता रहे हैं, हु अननोइंगली फाइट ईच अदर इन बैटल. एक बैटल है जिसमें ये दोनों फादर एंड सन मतलब कि उन्हें पता नहीं है बट दे आर फाइटिंग टू ईच अदर. तो इट शोज हाउ जो एक डेस्टिनी होती है, ह्यूमन इग्नोरेंस होता है, किस तरीके से उनको सौरों तक ले जा सकता है, उनको लॉस तक ले जा सकता है. तो उसमें यही चीज़ दिखाई गई है इस पर्टिकुलर मतलब पोयम में. तो बेसिकली यहाँ पे पर्सियन वार का सीन दिखाया गया है. जैसे ये पोयम स्टार्ट होता है कि किस तरीके से जो बैटल है मतलब कि पर्सियन एंड टार्टर्स के बीच में, राइट. तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इट. तो बहुत ज़्यादा मैं इसको समराइज़ नहीं करूँगी. ओनली आई हैव टॉक्ड यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट कोर आइडिया एंड द ऑथर इटसेल्फ and the year of publication जो basically आपको need है to understand. Okay, अभी next we have Dombey and Son. So guys, now this is the important work by Charles Dickens, one of most important, right? इनका ये social novel है और आपके Charles Dickens Victorian age 19th century से इनका association है. Keep in your mind 1848 basically the publication of this Dombey and Son. You please keep in your mind. And it was originally published in monthly parts. ये मंथली पार्ट्स में एक्चुअली पब्लिश हुआ था 1846 to 48. दैट्स वाई आई मैंशन हियर. सो कीप इन योर माइंड एंड थिंक यू कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नॉवल कि जो डॉम्बी एंड सन है ना, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ प्राइड दिखाए गए हैं, यानी मटेरियलिज्म, लैक ऑफ ह्यूमन अफेक्शंस. तो ओवरऑल आप देखेंगे, देखिए मैंने जितने भी अभी तक आपको नॉवल सजेस्ट किए, पोएम सजेस्ट किए, आप देखेंगे कि उसका जो एक थीम रहा है वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को फोकस करा है. बिकॉज वी आर इन विक्टोरियन पीरियड. क्योंकि यहाँ की मैंने जितने भी वर्क्स अभी तक आपको मेंशन किए, 18th नंबर वी आर नाउ. तो आप देखेंगे मैंने रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज को मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रही हूँ. और सेम एज थीम आपको, जैसे कि मैंने बताया था ना, कोई भी ऑथर होता है वो जिस एज से बिलोंग करता है वो अपनी एज, उस पर्टिकुलर एज में ड्यूरिंग जो सोसाइटी में उनके सर्कुलेट चीज़ें हो रही हैं, जिस चीज़ को इम्पैक्ट दिया जा रहा है, उसका क्या रिजल्ट्स निकल रहा है, वो क्या सिचुएशन है दैट इज़ स्प्रेड आउट थ्रू द सोसाइटी. तो ओवरऑल ये लोग अपनी राइटिंग्स में उसको मेंशन करते हैं. जैसे कि आपने देखा अभी पीछे हम लोग स्टडी कर रहे थे मैथ्यू आर्नल्ड को एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू चार्ल्स डिकेंस. तो दोनों की थीम्स ओवरऑल कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच ऑन हो रहे हैं. वाई? बिकॉज दे आर जस्ट डिस्क्राइबिंग देयर एज इन द राइटिंग्स ऑफ देम. तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ये जो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर मटेरियलिज्म एंड ह्यूमन अफेक्शंस की बात ज़्यादातर हो रही थी. तो इस स्टोरी में आप देखेंगे एक प्राउड बिजनेसमैन होता है, वो किस तरीके से वैल्यू करता है मनी एंड स्टेटस को ओवर लव एंड रिलेशनशिप, एंड हाउ दिस एटीट्यूड उसकी जो लाइफ है उसको बर्बाद कर देता है. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इट. तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया थी कि मतलब कि ये जो बंदा होता है, जो मिस्टर डॉम्बे होता है, यानी कि पॉल डॉम्बे, जो एक रिच होता है, एक प्राउड मर्चेंट होता है. तो डॉम्बे एंड सन में आप देखेंगे जैसे कि टाइटल है, हिज ड्रीम इज़ टू हैव अ सन हु विल कंटिन्यू हिज बिजनेस नेम. जैसे कि एक्चुअल फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि नहीं बेटा होना चाहिए, बेटा होगा तो हमारे बिजनेस को मतलब कि बाद में ओवरटेक कर लेगा. तो ओवरऑल थिंग्स जो एक ट्रेडिशनली एक मैंटेलिटी है, इट गोना हाई इन दिस पर्टिकुलर नॉवल. तो एग्जैक्टली जब इसको मतलब इसको डॉटर होता है इसके पास फ्लोरेंस नाम का, तो ये उसको नेगलेक्ट करता है कि शी इज़ अ गर्ल, मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट बॉय. सो दिस एग्जैक्टली द स्टोरी एक्सप्लोर डॉम्बे एंड सन, जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं. तो आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू ऑल कंप्लीट कोर आइडिया, और आई थिंक यू नो नीड टू स्टडी इन अ डिटेल मोर डिटेल मैनर, बिकॉज दिस थिंग ओनली sustain for you all to just answer the question in examination of your, right? Abhi next let's move on, number 19, Romola. This is 1863 publication by George Eliot, right? So friends, as I told you many time about George Eliot, one of most important है. अच्छा, इनका ना बेसिकली रियल नेम इट वॉज नॉट
इनका जो ये है नेम है जॉर्ज इलियट। इनका एक्चुअल में मैरी एन इवांस नेम है, मैरी एन्स एन इवांस, ठीक है। दिस इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट। ये जॉर्ज इलियट इन स्यूडो नेम से अपने वर्क पब्लिश करती थी। वाई? बिकॉज ये एक ऐसा टाइम पर मतलब इनका जो एक्टिव था रोल, तो उस समय मतलब जो फीमेल ऑथर्स होते हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। दैट्स वाई शी यूज दिस। मैंने पास्ट वीडियोज़ में भी आपको ये फैक्ट्स बताया था। नो, दिस वॉज 1863 पब्लिकेशन। हिस्टोरिकल इनका नॉवल है, जहाँ पर आप देखेंगे इसका सेटिंग इटली रखा गया है, और इसमें जो टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन किया गया स्टोरी के अंदर, इट इज़ लेट 15th सेंचुरी। कहीं ना कहीं ये मेंशन कर रही है। वैसे आपके जॉर्ज इलियट विक्टोरियन एज से बिलोंग करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके बहुत से वर्क हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने के सब मेजर वर्क्स डिस्कस किए थे। रोमोला नहीं किया था, रोमोला हम आज कवर कर लेते हैं। रोमोला इनका वन ऑफ मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स में से एक है, जिसको इन्होंने इटली में सेट किया गया है। और इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया बिटवीन पर्सनल ड्यूटी एंड मोरल इंटीग्रिटी। किस तरीके से कि जो इंडिविजुअल होता है मस्ट एक्ट इथिकली इन अ करप्ट वर्ल्ड, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है आपकी जॉर्ज इलियट ने। हियर वी टॉक्ड अबाउट, और देयर इज नो नीड टू स्टडी मोर अबाउट इट। अभी नेक्स्ट वी हैव वुमेन इन लव। सो फ्रेंड्स, इन माई ऑलमोस्ट वीडियोज़, जब भी मैं डी.एस. लॉरेंस को देखती हूँ, इनके वर्क्स को देखती हूँ, मैं आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ऑथर्स में से एक हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% यू गेट। अभी 27 जून का एग्ज़ाम उठा लीजिए, जो लास्ट आपका यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन है, उससे पहले का उठा लीजिए 7th जैन का, जो मैंने अभी रिसेंटली, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रिसेंटली मैंने उसके सभी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के मेजर वर्क्स का कंप्लीट सीरीज आपके साथ डिस्कस किया है। उसमें सभी वर्क्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जिसमें 160+ अप्रॉक्स वर्क्स थे। अभी उसका फाइनल वीडियो मेरा बचता है। तो बेसिकली आप देखेंगे, मैं सब में यही बोलती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सभी वर्क्स की आपको क्रोनोलॉजी, कोर आइडिया पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो इनका बेसिकली वुमेन इन लव नॉवल है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड नॉवेल्स में से एक है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का, जिसे 1920 ईयर ऑफ पब्लिकेशन है इसका। साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल नॉवल है, एंड ऑफ कोर्स ये प्रीक्वल है द रेनबो का, जो इनका 1950 अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये जो इनका नॉवल है, इसमें आपको देखने मिल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा द रेनबो का। तो यहाँ पर ना द लाइव्स ऑफ 2 सिस्टर्स की फॉलो की जा रही है, उर्सुला एंड गर्ड्रन। ब्रैंगवन बेसिकली फैमिली की ये सिस्टर्स हैं। तो इनकी लाइफ आगे कैसे लीड हो रही है, इनके लव रिलेशनशिप के बारे में, जो 2 मैन से इनका मतलब कनेक्शन है, रूपर्ट एंड गेरल्ट, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है ये जो स्टोरी है। तो प्लीज़ इसको स्टडी ज़रूर से कीजिएगा, कंप्लीट कोर आइडिया अपने माइंड में सस्टेन करके रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में फ्रॉम दिस आस्क्ड इन। Okay, so now the next 21 we have The Grey Women. This is 1861 publication and written by Elizabeth Gaskell. तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो एलिजाबेथ गैस्केल हैं, इनका जो ये स्टोरी है द ग्रे विमन 1861, इट इज़ अ गॉथिक स्टोरीज, गॉथिक शॉर्ट स्टोरी इट इज़, राइट। ये शॉर्ट स्टोरी है बट इट इज़ स्टोरी, ओके, लेकिन ये गॉथिक स्टोरी है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो आपकी बेसिकली एलिजाबेथ गैस्केल हैं। तो इनका जो एसोसिएशन है विक्टोरियन एज अगेन है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके मेजर वर्क्स भी हैं दैट यू कीप इन योर माइंड। अभी जो इनका ये द ग्रे विमन है, इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था ऑल द ईयर राउंड, जो चार्ल्स डिकेंस का मैगजीन है ना, ऑल द ईयर राउंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑल द ईयर राउंड। दिस इज़ द मैगजीन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का ये आपका मैगजीन है, जहाँ पर इसका पब्लिकेशन हुआ है द ग्रे विमन का गॉथिक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो दिस इज़ कहीं ना कहीं शो ऑफ कर रही है स्टोरी 18th सेंचुरी फ्रांस एंड जर्मनी को, ठीक है। तो यहाँ पर ना इन्होंने जो आपकी गैस्केल है, जो एक बेसिकली विक्टोरियन राइटर हैं, तो इनकी राइटिंग्स में आप अक्सर देखेंगे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स एंड वुमेन की इमोशनल स्ट्रगल, दोनों को ये कंबाइन करके कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करती है। तो जो ग्रे विमन है, इनका ये वाला वर्क जो है शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है, तो इनकी एक गॉथिक स्टोरी है जिसमें इन्होंने सस्पेंस, डेंजर एंड फीमेल करेज का मिक्सअप दिखाने की कोशिश किया है। होप यू अंडरस्टैंड। तो गॉथिक टेल है जिसमें ब्लेंडिंग्स मैंने आपको बताया देखने मिल जाएगा। तो इसमें ना मतलब एक अब्यूजिव हस्बैंड होता है और किस तरीके से अ डेंजरस वर्ल्ड
मतलब क्लेवरनेस, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं सिम्बोलाइज की गई हैं. ओके, नो नीड टू स्टडी मोर डिटेल दिस, ओनली टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड ऑथर सेल्फ यू मस्ट नो. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव सन्स एंड लवर्स. नाउ दिस इज अगेन most important work, in fact or semi autobiographical work by D.H. Lawrence, जो आपका बेसिकली बेस्ड ऑन है मदर एंड सन के रिलेशनशिप पर, मदर एंड सन रिलेशनशिप पर. तो इसमें बेसिकली ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो एक आपका सिगमंड फ्रूड का कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लोर किया गया है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर. एंड यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया गया है किस तरीके से जो मदर और सन का बॉन्डिंग होता है वो किस तरीके से इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर रहा है व्हेन ही ग्रो अप एज ए अडल्ट. जो आपके खुद की डी.एच. लॉरेंस है, इनकी खुद की स्टोरीज में मेंशन है जब इनकी अडल्ट लाइफ में व्हेन ही मीट सम फ्रेंड्स एंड अदर रिलेशनशिप जब इनको मिलती हैं, जो अदर वेमेन इनको मिलती है इनकी लाइफ में, अडल्ट लाइफ में, तो किस तरीके से जो इनकी अपनी मदर के साथ जो इनका एक बॉन्डिंग है वो उस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, उसका इफेक्ट वहाँ देखने मिल रहा है. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इट. और यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कंसेप्चुअल बेस्ड भी आपसे पूछा जा चुका है मेनी टाइम सेट एग्जामिनेशन ऑफ योर लिटरेचर के, अदरवाइज नेट एग्जामिनेशन में. सो ओवरऑल आपने सन्स एंड लवर्स को प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है. मेरी सभी ऑलमोस्ट वीडियोज़ में मैंने सन्स एंड लवर्स का आपको डिफरेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराया है. So that's it. Okay, अभी next one we have 23 Acton Bell 1846 publication. This is by Charlotte Bronte, one of Bronte sister के द्वारा ये लिखा गया Acton Bell. Now let's talk about it. तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं कंप्लीट इसको टाइटल को कर दूँ. एक्टन बेल बेसिकली जो सबसे छोटी सिस्टर हैं, जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स में सबसे छोटी हैं, उनका नाम है जो बेसिकली एनी ब्रॉन्टी है, एनी ब्रॉन्टी. ठीक है, ब्रॉन्टी सिस्टर्स में जो सबसे यंगेस्ट हैं वो एक्टन बेल हैं. तो बेसिकली इन तीनों बहनों ने मिलकर जॉइंट पोइट्री कलेक्शन दिया था बाय 3 ब्रॉन्टी सिस्टर, जिन्होंने स्यूडोनेम के थ्रू इसको दिया था, अंडर दिस स्यूडोनेम. तो दैट इज पोएम्स बाय, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, पोएम्स बाय Currer, Alice एंड Acton. ये बेसिकली तीनों सिस्टर्स के स्यूडोनेम है दैट दे यूज्ड, एक्टन बेल. ओके, दिस इज़ द कंप्लीट 1846 इसी का पब्लिकेशन है. तो ये बेसिकली जॉइंट पोइट्री कलेक्शन है जो 3 बॉन्टी सिस्टर ने अंडर मेल स्यूडोनेम्स दिया था, मेल स्यूडोनेम लाइक क्यूरल, एलिस एंड एक्टन. ओके, तो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर, मोरालिटी एंड सॉलिट्यूड, रिलीजन के बारे में इन्होंने बात किया है. तो ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एनी की पोएम है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस को दिखा रही हैं एंड मिलंकली दिखा रही हैं. ठीक है, तो मेरा जो मेन पर्पज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर इसको एड ऑन करना है 23 को, टू एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट 3 ब्रॉन्टी सिस्टर्स के स्यूडोनेम दैट दे यूज़. तो शार्लोट ब्रॉन्टी जिन्होंने यूज़ किया था क्यूरल, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सी क्यूरल, एंड आपकी एमिली ब्रॉन्टी का एलिस बेल करके, एंड आपकी एनी ब्रॉन्टी जो यंगेस्ट वन है, इनका जो है नाम है एक्टन बेल, जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है. तो इनका स्यूडोनेम आपको फेमिलियर कराना था. सो आई हैव जस्ट डिस्कस यू ऑल. अभी नेक्स्ट टॉक्ड अबाउट, यहाँ पर और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, वी नीड नो नीड टू. यूलिसिस, लेट्स डिस्कस यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस. सो गाइज यू ऑल नो अबाउट द यूलिसिस, जेम्स जॉयस का 1922 पब्लिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग नॉवेल्स में से एक है ऑफ 20th सेंचुरी. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली. तो एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम इन टुडेज वीडियो ऑफ माइंड कि जो जेम्स जॉयस है इनका नेशनैलिटी इरिश है, मॉडर्न एज से इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है. ही वॉज एक्चुअली एक्टिव ड्यूरिंग मॉडर्न एज ऑफ लिटरेचर एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल एंड मॉडर्निस्ट नॉवल कहीं ना कहीं ही एक्सप्लोर इन हिज राइटिंग्स. और ये इनका 1922 पेरिस में इसको पब्लिश करा है. यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है. इसका फर्स्ट पब्लिकेशन पेरिस में हुआ है. इसका जो सेटिंग है वो डबलिन में रखा गया है. एंड वन सिंगल डे, वो कौन सा सिंगल डे है जो मेंशन किया है इसके अंदर, दैट इज जून 16 1904 पर्टिकुलर सिंगल डे को यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है जिसे आप ब्लूम्स डे बोलते हैं. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये फैक्ट सजेस्ट किया था. इवन अगेन आई एम जस्ट
रिवाइजिंग विद यू ऑल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स 2 मार्क्स आपके रिड्यूस भी कर सकती हैं एंड 2 मार्क्स आपके गेन भी कर सकती हैं, अगर आपको ट्रस्ट में, अगर ये माइनर माइनर थिंग्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स अगर आपको पता है रिगार्डिंग योर राइटर एज वेल द वर्क इटसेल्फ. सो बेसिकली ये जो इनका यूलिसिस है, तो आप देखेंगे यूलिसिस इज द लेटिन नेम फॉर ओडेसियस. आपको पता है ना, होमर्स ग्रीक जो एपिक आया था द ओडेसी करके, तो उसी का मतलब आप मान के चलिए इज द लेटिन नेम, ओडेसी का ही यूलिसिस है. तो जॉयस ने यहाँ पे क्या किया था, जॉयस एक्चुअली पैरेलल हिज कैरेक्टर एंड इवेंट्स टू द ओडेसी, लेकिन उसको उन्होंने मॉडर्न डबलिन में, मतलब एक मॉडर्निस्ट वे में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है एक क्लासिकल वर्क को. तो आपके जेम्स जॉयस ने यहाँ पे द बिग एफर्ट दिया है कि क्लासिकल वर्क को उठा के उन्होंने कहीं ना कहीं मॉडर्निस्ट यानी कि मॉडर्न डबलिन में उसको सेटिंग किया है एंड ही प्रेजेंट दिस यूलिसिस 1922, जिसमें आपको लियोपोल्ड ब्लूम, स्टीफन डेडलस, मॉली ब्लूम देखने मिल जाएगा, जो बेसिकली कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओडेसियस, टेलीमॉक एंड पेनेलॉप को. ओके, जो बेसिकली क्लासिकल वर्क है ना द ओडेसी, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो ग्रीक एपिक है आपका होमर का. तो ओवरऑल आप यहाँ पर पैरेलल्स देखेंगे एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 18 एपिसोडिक चैप्टर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं इट वाज डिवाइडेड 18 चैप्टर्स. ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ ऑलरेडी एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में पूछे जा चुके हैं आपसे आपके यूजीसी नेट में. आपने इन सभी को रिवाइज करना है एंड जो सेंट्रल बेसिकली आपका आइडिया है वर्क का एंड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है. एंड लियोपोल्ड ब्लूम हो गया, कैरेक्टर को लेके कई बार क्वेश्चंस मिला है, तो आपने लियोपोल्ड, स्टीफन एंड मोली, इन तीनों ही कैरेक्टर्स को प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है. तो यूलिसिस इज अबाउट द हेरोइक वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. ठीक है, सो दिस इज कोर आइडिया टू जस्ट राइट. अभी क्यों आपके जो जेम्स जॉयस है, ही व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड टू जस्ट रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस यूलिसिस, तो वो चाहते थे टू शो इवन डेली एक्सपीरियंसेस, किस तरीके से ईटिंग, ब्रेकफास्ट, वॉकिंग, मीटिंग एंड पीपल कैन हैव डीप मीनिंग, किस तरीके से इन सभी छोटी छोटी चीज़ों का एक डीप मीनिंग होता है. तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की अपने इस वॉक में. सो हियर आई टॉक्ड अबाउट सम मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट. ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव द वार्डन. दिस इज 1855 बाय एंथनी ट्रेलॉप. तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपके एंथनी ट्रेलॉप और ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स में से एक है विक्टोरियन एज के. राइट, 1855 बेसिकली पब्लिकेशन है इनकी इस सोशल रियलिस्टिक नॉवल का, जिसका बेसिकली टाइटल है द वार्डन. राइट, नेक्स्ट टॉक अबाउट इट. जो बेसिकली इनका ये जो वर्क है द वार्डन इज़ द फर्स्ट नॉवल जो बेसिकली इन्होंने, मतलब इनकी जो सीरीज आई थी क्रॉनिकल्स ऑफ बैट्स, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बार्सेटशायर. ठीक है, क्रॉनिकल्स बार्सेटशायर, ये इनका बेसिकली ऑफ, ठीक है, ये इनका बेसिकली सीरीज है किनका, एंथनी ट्रेलॉप का. राइट, उसी का फर्स्ट नॉवल है दैट इज़ द वार्डन. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, सीरीज़ है. राइट, जिसमें इन्होंने मतलब कि जो एक इमेजिनरी इंग्लिश कंट्री है बार्सेटशायर, उसको मेंशन किया है. ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है एंड कैरेक्टर्स ज़रूर से देख के जाइएगा, क्योंकि मिस्टर सेप्टिमस हार्डिंग को लेकर ऑलरेडी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो आपने इसको ध्यान में रखना है. तो इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जो मिस्टर हार्डिंग है एक काइंड एंड ऑनेस्ट मैन होता है. वो किस तरीके से जो केयर टेकर, वार्डन का मतलब क्या होता है, केयर टेकर को ही तो बोलते हैं, कि किस तरीके से वो ऑफ एन ओल्ड जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है यू नो फाउंडेड ईयर्स एगो, यानी कि ईयर्स बैक उसको वो मिला है. तो ओबियसली यहाँ पर वो देख रहा है कि हाउ ही रिसीव्स अ कंफर्टेबल इनकम फॉर हिज सर्विस. ठीक है, तो एग्जैक्टली दिस इज द स्टोरी अबाउट. सो हियर वी टॉक्ड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट आपसे जो भी फैक्ट्स थे. फर्स्ट नॉवल है आपके ये बार्सेटशायर सीरीज़ का, जहाँ पर आप देखेंगे कि बारचेस्टर जो टावर्स है बेसिकली इंट्रोड्यूस करा है इस कैरेक्टर को, थीम को कंटिन्यू करा है आगे के जो इसके बेसिकली मतलब सीरीज़ के पार्ट है उसमें. ओके, सो फ्रेंड्स हियर वी 26 नंबर सिबिल, जिसका सब टाइटल वी हैव द टू नेशंस. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे द टू नेशन.
सब टाइटल को लेके अभी आपसे जो 18 जून को एग्जामिनेशन हुआ था 224 में यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का, यूजीसी नेट का, तो वहीं पर आपका वन ऑफ PYQ था ये, सिबिल का सबटाइटल आपसे पूछा गया था। यू कैन सी हियर, एंड दिस इज 1845 पब्लिकेशन एंड रिटन बाय बेंजामिन डिज़राइली। ठीक है, बेंजामिन डिज़राइली ने इसको लिखा है। 1845 पब्लिकेशन है, विक्टोरियन एज से एसोसिएशन है बेसिकली बेंजामिन डिज़राइल का, और इनका ये एक पॉलिटिकल एंड सोशल नॉवल है, राइट। सो हियर यू सी, ये जो सिबिल है बेसिकली इनका जो एक मतलब डिज़राइली का एक यंग इंग्लैंड ट्रिलॉजी करके है, उसी का ये बेसिकली पार्ट है सिबिल, राइट। जिसमें आपको जो अदर 2 पार्ट्स हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उनके नेम। देखिए आपका सिबिल हो गया एक पार्ट, एंड द नेक्स्ट वन वी हैव कंग्सबाय एंड टैनक्रेड, टैनक्रेड। ठीक है, तो ये सभी 3 पार्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बेसिकली फ्रेज़ है ना टू नेशंस करके, उसको रेफ़र किया गया है, उसको मतलब एक शार्प डिवीज़न में डिनोट किया गया है इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर। द टू नेशन जैसे कि सबटाइटल है, जिसमें द रिच और द पुअर, ये 2 नेशंस की बात करिए। एक तरफ तो मतलब एरिस्टोक्रेटिक और एक तरफ वर्किंग क्लास पीपल। ठीक है, तो हियर यू सी ये स्टोरी का जो एक नॉट स्टोरी एक्चुअली, जो बेसिकली फैक्ट हैं, जो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं मैंने आपको वो मेंशन कर दिए। नो नीड टू स्टडी मोर डिटेल अबाउट दिस नॉवल। ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव टू द लाइट हाउस। तो बेसिकली फ्रेंड, टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का 1927 कंसीडर मास्टरपीस एंड ऑफ कोर्स की टेक्स्ट ऑफ मॉडर्निज्म, राइट। तो बेसिकली इन्होंने इस पर्टिकुलर नॉवल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को एक्सप्लोर किया है, इन विच आप देखेंगे इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स देखने मिलता है। मॉडर्निस्ट नॉवल है, एंड स्टोरी जो है इनका कहीं ना कहीं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, इंस्पायर्ड है वुल्फ की अपनी खुद की लाइफ, जो उनका फैमिली का हॉलीडेज था, राइट, जो उन्होंने सेंट इविस कॉर्नवेल में स्पेंड किया था। तो कहीं ना कहीं उसी को रिप्रेजेंट किया है इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, जो बेसिकली इनके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने जो बेस्ड ऑन है वर्जीनिया वुल्फ, वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किए इनके सभी वर्क्स, इनमें से टू द लाइट हाउस वन ऑफ दैम। तो यहाँ पे जो 3 पार्ट्स हैं आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दैट वीडियो ऑल्सो, अगेन यू रिवाइज विद मी। द विंडो, time passes and the lighthouses, these 3 parts are divided in this particular work, जहाँ पर इन्होंने पैसेज ऑफ टाइम एंड ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, एक्सप्लोर किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस आपने कैरेक्टर्स को ज़रूर से गो थ्रू करना है, जैसे मिसेस रामसे को स्टडी करना है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है नॉवल के अंदर, और मिस्टर रामसे को भी के भी पर्सपेक्टिव से आपको स्टडी करना है। सो ओवरऑल आपको देखना है, लिली को देखना है, जेम्स रामसवे को स्टडी करना है। सो ओवरऑल आप इसमें टाइम चेंजेस देखेंगे, रिलेशनशिप किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग पीपल, रिलेशनशिप एंड मेमोरीज गोना चेंज। दिस इज द स्टोरी अबाउट टू द लाइट हाउस 1927। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अगेन major work written by Virginia Woolf, Orlando. So guys, Orlando, Virginia Woolf's one of most playful and experimental works में से एक है, जिसे आप अमॉक बायोग्राफी भी बोल सकते हैं। अमॉक बायोग्राफी, राइट, भी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ओवर 300 ईयर्स यानी कि एलिजाबेथन एज से 1920s कवर किया गया है पीरियड इन दिस पर्टिकुलर प्लेफुल एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ नेम ऑर्लैंडो, पब्लिश 1928, राइट। तो बेसिकली ये जो नॉवल है इट इज़ डेडिकेटेड टू वीटा सैकविल वेस्ट, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ये डेडिकेटेड नॉवल है विच इज़ किनको डेडिकेटेड है, वीटा सैकविल, आई एम जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ दैट, सैकविल वेस्ट, डेडिकेटेड वर्क है ये। बेसिकली वुल्फ के क्लोज फ्रेंड हैं एंड ऑफ कोर्स लवर भी हैं। वीटा वाज वुल्फ्स इंस्पायरेशन ऑल्सो फॉर द कैरेक्टर ऑर्लैंडो, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इस नॉवल में आप ब्लेंडिंग्स देखेंगे हिस्ट्री, फैंटेसी एंड जेंडर फ्लूडिटी का, जो बेसिकली हॉलमार्क है ऑफ वुल्फ्स मॉडर्निस्ट स्टाइल का, राइट। तो प्रोटैगनिस्ट जो इसमें बेसिकली ऑर्लैंडो है वो किस तरीके से बिगिन करता है एज अ यंग नोबल मैन इन द एलिजाबेथन पीरियड, एंड देन आफ्टर ही वैक्स अप एज अ वुमन, नॉवल में ही, राइट। सो ओवरऑल इस नॉवल में आइडेंटिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी, द रोल ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री, काइंड्स ऑफ थिंग मेंशन किया गया, एक्सप्लोर किया गया है। और इसका जो सबटाइटल है इट इज़ अ बायोग्राफी, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा, आप बायोग्राफी,
बायोग्राफी, जैसे कि मैंने मॉक बायोग्राफी अभी आपको यहाँ पे मेंशन भी किया, तो इट इज़ द सब टाइटल कंसिडरेशन. ओके, सो these facts you please keep in your mind. Apart from this, if you have time, so just study at least once complete core idea of this Orlando, right, in a detailed manner. Okay, abhi next we have A Rumor Once On. This is most important work by Virginia Woolf. In fact 1920 publication. ये इनका एक essay और you guys can say एक इनका ये speech है which is delivered by Virginia Woolf. तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो इनका मतलब A Rumor Once On इज़ बेस्ड ऑन 2 लेक्चर्स वर्जीनिया वुल्फ जो इन्होंने डिलीवर्ड किए थे 1928 में न्यूगम कॉलेज में एंड गर्टन कॉलेज में. ठीक है, तो ओवरऑल 2 वुमेन कॉलेजेस में मतलब कि एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो 2 कॉलेजेस हैं यहाँ पर इन्होंने ये लेक्चर्स डिलीवर्ड किए थे. इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि वो आपसे ग्रेट लेवल एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम दिस एसे बाय वर्जीनिया वुल्फ. ठीक है, अभी इन्होंने इसे बाद में रीविजिट, मतलब आप बोल सकते हो नॉट रिविजिट, एक्चुअली इसको रिवाइज इन्होंने किया है एंड इन सभी लेक्चर्स को, और एज ए ऐसे इन्होंने पब्लिश करवाया है इसे 1929. सो एक्चुअली इट वाज 2 लेक्चर्स डिलीवर्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ इन 2 कॉलेजेस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. 1928 बेसिकली लेक्चर डिलीवर्ड, और 1929 में इट वाज रिवाइज्ड एंड इन लेक्चर्स को एज ए ऐसे इन्होंने पब्लिश कराया है. ओके, सो ये जो इनका ऐसे है इट बिकेम वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इट बिलोंग्स टू मॉडर्निस्ट पीरियड ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी. ठीक है, सेम पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट T.S. Eliot, जेम्स जॉयस एंड E.M. फोस्टर एक्टिव एक्चुअली. तो आपने इसको प्रॉपर मैनर में पढ़ना है. इनकी पर्टिकुलर ऐसे की लाइंस से आपको क्वेश्चन मिलता है, फेमस लाइन से, कोर आइडिया से, एज वेल वो कौन कौन से टॉपिक्स, वो कौन से थीम है शी एक्सप्लोर इन दिस पर्टिकुलर वर्क. सो ओवरऑल आपने इसको प्रॉपर मैनर में पढ़ना है. और सेंट्रल आइडिया जो बेसिकली इनके इस ऐसे का है इट इज़ कि जो एक वुमन है ना मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन, जो उसका खुद का हो, इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन. यही बेसिकली रिक्वायरमेंट शी कंसिडर इन दिस ऐसे टूवर्ड्स वुमेन. ओके, तो यही उन्होंने बेसिकली आर्ग्यूमेंट दिया है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पर्सनल फ्रीडम को लेके वुमेन की. तो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग इनका ये वर्क है, ऐसे है. कंप्लीट बुक आई हैव ऑल्सो, पेंगुइन का बुक है मेरे पास, मैं कई बार उसको स्टडी कर चुकी हूँ. एंड बुक ही अगर आप ले आएंगे तो बुक से ही आपको सारी लाइंस एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता है. एज यू नो nowadays if I talk about the updated syllabus of UGC NET English literature, फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. सो ओवरऑल इट इज़ द टाइम ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सो यू हैव टू प्रिपेयर. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव द वेव्स अगेन बाय वर्जीनिया वुल्फ, पब्लिश 1931. सो गाइज ये जो इनका बेसिकली वर्क है द वेव्स, एक्सपेरिमेंटल मॉडर्निस्ट नॉवल है based on a stream of consciousness. The Waves is considered इनका most लैंडमार्क ऑफ लिटरेरी मॉडर्निज्म. ओके, तो इसमें भी आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से जो इनका ये वर्क है इसमें आपको ब्लेंडिंग्स देखने मिलेगी पोएट्री की एंड प्रॉस की. ओके, और ये जो इनका नॉवल डजंट हैव ट्रेडिशनल प्लॉट, कोई भी नैरेटर नहीं है. इंस्टीड इट गिव्स द इनर थॉट्स, मतलब सॉली गाइज की बात की इन्होंने, जिसमें 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू आउट और उनकी लाइफ्स के थ्रू आउट इन्होंने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है सॉली गाइज को. ठीक है, तो ओवरऑल ये इनका डीपली फिलोसॉफिकल बुक है एंड इम्पॉर्टेंट है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन. अभी आई थॉट गाइज टाइम भी हमारा पूरा हो चुका है. वी विल कवर दिस पर्टिकुलर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा है लिस्ट का, जितना भी रिमेनिंग फ्रॉम 31. मैं टुमारो आई विल अपलोड वीडियो सेकेंड पार्ट करके मैं अपलोड कर दूंगी. फर्स्ट यू वॉच दिस एंड मेमोराइज ऑल द कॉन्सेप्ट, जो भी फैक्ट्स हम लोगों ने सजेस्ट किए इन टुडेज वीडियो ऑफ माइन. नेक्स्ट वी विल कवर दिस कंप्लीट लिस्ट. अभी मैं आपको बता दूं ये जो लिस्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट है. अगर आप इन लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं इट मीन्स यू हैव डन विद आपका जो विक्टोरियन एज है एज वेल द मॉडर्न एज ऑफ लिटरेचर. सो ओवरऑल मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहता है ऑफ एज का, जितना भी राइटर्स रहता है, उन सभी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने
ईच स्टेप बाय स्टेप वर्क्स के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट मीन्स यू हैव डन एब्सोल्युटली ऑन राइट इफ़ यू प्रिपेयर विद द कंसिस्टेंसी. ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फॉलो करेंगे सजेशंस जो भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ड्यूरिंग वीडियो. एंड लाइक ज़रूर से करेंगे वीडियो को आफ्टर वॉचिंग. एंड subscribe if not yet, and please share with your friends, and so that they guys also avail with these important series of mine based on upcoming examination perspective. We will meet in next video. Till then, bye bye.